हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत शानदार, क्योंकि हम लेकर आए हैं जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का है आपका एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, या इसी को लिक्विड एमनी कहते हैं। आप लोग बहुत बार सुनते हैं, हमने पढ़ाया है आप लोग को कि एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमनी क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों, गर्भोदक द्रव, इसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को बोलते हैं गर्भोदक द्रव या उल्ब द्रव, समझ गए हिंदी में। और इसका उत्पत्ति और इसका कार्य जो है हमको बताना है। सबसे पहले जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमनी होता क्या है। ठीक है, गर्भोदक द्रव या उल्ब द्रव होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि मानिए जैसे यह यूट्रस है। ठीक है, यह यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसमें बच्चा जो है पल रहा है, यहाँ पे बच्चा है। तो इसके कात जो द्रव होता है ना, यह द्रव भरा होता है इसके कात, और यही जो द्रव होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बच्चों को घेर कर रखता है। ठीक है, तो यही आपका जो द्रव होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, चलिए देखिए, फीटल सैक यानी भ्रूण का सैक अथवा एमनियोटिक कैविटी में, देखिए फीटल सैक में या एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है, जिसको गर्भोदक यानी लिक्विड एमनी या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। मेरे डियर, गर्भाशय में, यूट्रस में जो एमनियोटिक कैविटी होता है, उस कैविटी में या फिर फीटल सैक में एक द्रव भरा होता है। उस द्रव को ही हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसको हिंदी में गर्भोदक या उल्ब द्रव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, माँ के गर्भाशय के इसी गुहा में भ्रूण सुरक्षित तैरता रहता है। अब जो यूट्रस होता है, यूट्रस के इसी वाले गुहा में, किस गुहा में, यह एमनियोटिक कैविटी वाले गुहा में ये जो द्रव उपस्थित होता है, यह भ्रूण को सुरक्षित रखता है, भ्रूण को सुरक्षा देता है। ठीक है, गर्भोदक एक पानी के समान द्रव होता है। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है एक तरल होता है, एक पानी के समान जो है द्रव होता है। ठीक है, जो एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण के चारों ओर भरा होता है। यह कहाँ होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी में होता है। कैविटी के मतलब क्या है? तो कैविटी के मतलब गुहा होता है, एक तरह के छिद्र होता है। इसी में जो है क्या होता है, बच्चा को सुरक्षित तरीके से जो है चारों ओर से घेरा हुआ यह द्रव भरा होता है। ठीक है, चलिए, इसका रंग सुनहरी मैटमैला स्ट्रो कलर व क्षारीय होता है। मतलब यह प्रकृति में नेचर में क्षारीय होता है, एल्काइल होता है, और यह जो होता है सुनहरी मटमैले कलर का होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफाई ग्रेविटी 1.01 रहती है। अब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रेविटी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो याद रखिए लगभग 1.010 रहता है। ठीक है, और इसका पीएच मान भी पूछ सकता है, तो यह 7.2 होता है। तो इस प्रकार से यह एमनियोटिक द्रव के बारे में आपको इतना जानना है कि क्या इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, क्या इसका पीएच मान होता है, कैसा कलर होता है। तो यह मटमैला जो है क्षारीय होता है। ठीक है, स्पेसिफाई ग्रेविटी 1.010 होता है, पीएच मान 7.2 होता है। ठीक है, तो ये सब आपको इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। बाकी यह होता कहाँ है, तो एमनियोटिक कैविटी में जो द्रव भरा होता है, जो बच्चे को चारों ओर से घेरा हुआ रहता है, उसी द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमनी बोलते हैं। गर्भोदक द्रव या उल्ब द्रव कहते हैं। ओके, समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब ये द्रव है, तो यह यूट्रस में बच्चे के चारों ओर से मौजूद होता है यह द्रव। तो ऐसे में इस द्रव में क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या घटक मिला हुआ होता है इस द्रव में, इसको हम लोग चलिए जानते हैं। तो वही है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक लिक्विड। मतलब इसमें कौन लिक्विड, एमनियोटिक लिक्विड में, एमनियोटिक तरल में क्या क्या जो है घटक कंपोजिशन मिला हुआ होता है। चूँकि द्रव है तो इसमें और सारा चीज़ मिला हो सकता है, तो वही पूछता है कि कौन कौन सी चीज़ इसमें मिला हुआ होता है, बताइए। तो मेरे डियर, 1 लीटर गर्भोदक द्रव में 99% पानी रहता है। मानिए अगर 1000, ठीक है ना, 1000 अगर ग्राम मतलब कितना होता है, 1 किलो, ठीक है ना, 1 केजी होता है। तो समझिए 1 लीटर, 1000 अगर ml मतलब 1 लीटर का अगर वह द्रव 1 लीटर है, तो समझिए कि उस
इसको छोड़िए, 1 लीटर अगर मानिए द्रव है तो 1 लीटर द्रव में 99% क्या होता है, पानी ही होता है, समझ गए। 1% जो इसका मात्रा होता है इसमें, उसमें प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और अन्य ठोस पदार्थ रहता है, समझ गए। प्रति 100 ग्राम गर्भोदक में अवयव निम्न प्रकार होते हैं, मतलब प्रति अगर 100 ग्राम की बात किया जाएगा तो 100 ग्राम गर्भोदक द्रव में मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में कितना जो है किस चीज़ का मात्रा होगा, यह जो है आपके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर 100 ग्राम के बारे में हम जान जाएंगे तो इसमें 10 से गुना कर देंगे तो 1000 के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। तो पहले हम लोग प्रति 100 ग्राम गर्भोदक एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या चीज़ कितना होता है इस चीज़ को पहले जानते हैं। तो कंपोजिशन के मतलब समझ गए कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिला हुआ होता है। तो 1 लीटर अगर किसी में एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसमें 99% जो होगा वह पानी ही होगा, समझ गए, और 1% जो होगा वह अन्य खनिज हो सकता है, अनिज ठोस पदार्थ हो सकता है, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और अन्य ठोस पदार्थ 1% ही होता है। तो समझ सकते हैं 99% और वहाँ पे 1% का कोई वैल्यू रहेगा? 99 के सामने में 1 का वैल्यू रहेगा? नहीं वैल्यू रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो आगे देखने जा रहे हैं, गन्ना देखेंगे। यह 100 ग्राम जो है प्रति एमनियोटिक फ्लूइड में कितना मात्रा होगा, मान गए हम अगर 100 ग्राम ही अगर एमनियोटिक फ्लूइड में देखेंगे कि कितना इसमें कौन सा चीज़ें होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट का मतलब होता है कि जो कार्बनिक हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, कार्बन मौजूद होता हो तो वह ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक वाला वह पार्ट जिसमें कार्बन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हो, ठीक है। चलिए देखिए ऑर्गेनिक पार्ट में उस द्रव में 100 ग्राम द्रव की बात किया जाएगा तो इसमें प्रोटीन जो होगा 0.5 mg% में होगा, मतलब 0.5 mg% जो है यह प्रोटीन होगा 100 ग्राम में, ठीक है। वहीं पर से बात किया जाए ग्लूकोज का तो ग्लूकोज 20 mg% होगा, ठीक है। परसेंट इसका है, याद रखिएगा, परसेंट के मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ग्लूकोज का मतलब कितना हो जाएगा आपको समझ लीजिए। ग्लूकोज का मतलब होगा 20 mg% जो है ग्लूकोज होगा उस द्रव में। 100 ग्राम द्रव के मात्रा में हम 100 ग्राम का ही बात कर रहे हैं, तो 100 ग्राम में 0.5 mg% प्रोटीन हो सकता है, ग्लूकोज 20 mg% हो सकता है। यूरिया की बात किया जाए तो 30 mg% होगा, ठीक है। और लिपिड मतलब वसा की बात किया जाए तो 40 mg% होगा। यह सब परसेंट में है, चूँकि अगर परसेंट में नहीं दीजिएगा तो परसेंट में अगर आप लोग नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। चूँकि परसेंट में नहीं दीजिएगा तो डायरेक्टली यह 20 mg हो जाएगा, जो कि अपने आप में 100 ग्राम में बहुत बड़ा मात्रा हो जाएगा। तो परसेंट देने से क्या होगा, यह कम जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए उसी प्रकार से लिपिड तक हम देख चुके हैं। देखिए लिपिड है 40, ठीक है, लिपिड है आपका कितना 40। उसी प्रकार से ग्लूकोज है 20 और यूरिया है 30, ठीक है। यूरिक एसिड की बात किया जाए तो 3 mg% है। क्रिएटिनिन की बात किया जाए तो 2 mg होता है। चाहे यूरिक एसिड हो या क्रिएटिनिन हो, यह दोनों जो है आपके लीवर किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। किडनी में एक किडनी जो है इसको क्या करता है, अलग छांटता है। कुछ उसमें हार्मोन्स भी मिले होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ऊपर में ऑर्गेनिक पार्ट जो है इतना सारा मिला होता है, उस 100 ग्राम एमनियोटिक फ्लूइड में इतना मात्रा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग हार्मोन के बाद इनऑर्गेनिक देखते हैं। अब ऑर्गेनिक देख लिए तो इनऑर्गेनिक जो होता है यह अकार्बनिक वाला होता है, जैसे कैल्शियम जो होता है यह भी मौजूद होता है, क्लोराइड मौजूद होता है, सोडियम मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है, ठीक है। और एपिथेलियल कोशिकाएं भी उसमें मौजूद होता है, ठीक है ना। उसके बाद है लैनुगो होता है, भ्रूणीय त्वचा होता है। तो यह सब के सब जो है उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या होगा, कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, एपिथेलियल कोशिका, ठीक है, लैनुगो होता है, भ्रूणीय त्वचा होता है। तो यह इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक का पार्ट ऊपर था, मैंने आपको बता दिया, ओके। चलिए ये हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आता है कि वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब यह चूँकि गर्भ में होता है, गर्भ की अवस्था में भ्रूण के चारों ओर होता है यह द्रव। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा जो है कितना होता है, ठीक है। आयतन मतलब कितना मात्रा में यह उपस्थित होता है।
मेरे डियर, गर्भ अवस्था के अवधि बढ़ने के साथ इसके आयतन में भी परिवर्तन होता रहता है। गर्भोदक द्रव का आयतन निम्न प्रकार रहता है। देखिए, जैसे जैसे गर्भ प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है आप अब चलिए हम लोग आयतन जान लेते हैं कि कब क्या कितना जो है मौजूद होता है प्रेगनेंसी पीरियड में यह द्रव। तो मेरे डियर, इतना आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ते जाता है, गर्भ अवस्था का अवधि जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे द्रव के आयतन में भी जो है परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब ये जो गर्भोदक द्रव है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका आयतन जो है निम्न प्रकार से होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। कैसे? तो जैसे देखिए, अगर प्रेगनेंसी 10 सप्ताह का है, ठीक है, 10 सप्ताह हुआ है, तो चूँकि यह 10 सप्ताह कोई ज़्यादा नहीं होता है, तो इस कंडीशन में 10 से 20 ml ही द्रव जो है उस एमनियोटिक कैविटी में मौजूद होता है, जो बच्चे के चारों भ्रूण के चारों ओर होता है। तो 10 सप्ताह में 10 से 20 ml होगा। ठीक है, 16 सप्ताह जैसे ही आगे जाएगा तो यह द्रव बढ़ के 250 ml में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 33वें सप्ताह पर, ठीक है ना, 33वें सप्ताह में जब यह जाएगा तो इसका आयतन जो है 800 ml हो जाता है। कितना? 800 ml हो जाता है 33 सप्ताह पर। और 33 सप्ताह से आगे तक 800 ml में रहता है। ठीक है, और 34 सप्ताह के बाद जो है फिर घट सकता है, तो 600 ml हो जाता है 34-35 सप्ताह में। ठीक है, 33वें सप्ताह में 800 ml होता है, फिर अगर 34-35 में जाता है तो यह घटकर 600 ml हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात किया जाए जब 38वें से 39वें सप्ताह पर जाता है प्रेगनेंसी पीरियड, तो यह 1000 ml के आंकड़ा को छू लेता है, यानी 1 लीटर जो है मात्रा मौजूद होता है। कौन से पीरियड में? तो 38 से 39 सप्ताह में। ठीक है, 33वें सप्ताह में कितना होता है? 800 ml, याद रखिएगा। 16 सप्ताह में कितने? 250 ml होते हैं। 10 सप्ताह में कितने होते हैं? तो 10 से 20 ml होते हैं। ये सब टाइम है प्रेगनेंसी का, और यह सब मात्रा है कि इस टाइम पर इतना मात्रा मौजूद होता है लगभग में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 40वां सप्ताह जब होता है, 40 सप्ताह से जब कम होना, ठीक है, 40वें सप्ताह से कम होना। ठीक है, अगर 40 सप्ताह से कम होता है तो यह 800 ml में जो है मौजूद होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं कि 38 से 39 में यह बढ़कर 1000 हो जाता है, 1000 ml, बट 40 सप्ताह से जब जाता है तो वहाँ पे 800 ml हो जाता है। ठीक है, 40 सप्ताह से कम पर यह 800 ml को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिक्विड एमनी की उत्पत्ति, मतलब इसका प्रोडक्शन, ठीक है ना, इसका ओरिजिन जो है, उत्पत्ति कैसे होता है? तो गर्भोदक की उत्पत्ति का निश्चित पता अभी तक नहीं है। मतलब ये जो लिक्विड है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका ओरिजिन, उत्पत्ति अभी तक निश्चित पता नहीं चल पाया है कि कैसे और किन कारणों से इसका उत्पत्ति होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से एमनियोन स्तर से होती है। कुछ भाग भ्रूण के मूत्र से, मातृवाहिकाओं से तथा अप्रा की वाहिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। देखिए, लिक्विड एमनी मतलब इस द्रव का, एमनियोटिक फ्लूइड का उत्पत्ति मतलब प्रोड्यूस होने का अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला है, लेकिन यह माना जाता है कि जो भ्रूण जो पलता है ना, तो वह जो भ्रूण होता है तो भ्रूण के मूत्र से, ठीक है, तथा जो मातृ है, माता का जो वाहिका होता है, उस वाहिका वैसेल्स से, और आपरा के जो वाहिका है उस प्लेसेंटा के वैसेल्स से क्या होता है कि कुछ कुछ स्रावित होते रहता है, और स्रावित होते होते जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है तो यह द्रव उसी के आसपास स्टोर होते जाता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का अनुमानतः यह आपको अनुमानतः यह कहा गया है कि इस तरीक़ा से इसका उत्पत्ति होता है कि बच्चा भ्रूण के मूत्र से तथा मातृ के जो वाहिका होता है, माता का जो वैसेल्स है, वाहिका है, उससे स्रावित से, और जो प्लेसेंटा होता है उसके वाहिका से स्रावित होने से यह द्रव जमा होकर और यह एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उत्पत्ति समझ गए। अब हम लोग इसके कार्य फंक्शन को देखेंगे कि गर्भोदक द्रव का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लिक्विड एमनी। ठीक है, इसके क्या काम है? गर्भोदक द्रव भ्रूण के चारों ओर एक सुरक्षा आवरण के समान रहता है। ठीक है, इसके कारण माँ के पेट को किसी भी प्रकार के आघात से भ्रूण की रक्षा होती है।
होता यह है कि गर्भोदक द्रव बच्चे के चारों ओर से एक आवरण, एक कैप्सूल के अनुसार जो है क्या करता है, ढक कर रखता है यह द्रव। तो यह द्रव जो है माता से मतलब अगर किसी भी प्रकार के माँ के पेट से अगर बच्चे को आघात लगता है तो उस आघात से सुरक्षा कौन पहुँचाता है, यह द्रव पहुँचाता है। फीटल सैक को गर्भोदक फैला कर रखता है जिसे भ्रूण स्वतंत्र रूप से गतित कर सकता है। अब जो भ्रूण का जो सैक होता है, जो फीटल सैक होता है, मतलब जो बच्चा भ्रूण जहाँ पे होता है मौजूद, उस वाले फीटल सैक कहिए या फिर कैविटी कहिए जहाँ पे बच्चा मौजूद होता है, ठीक है। तो उस कैविटी में फीटल सैक जो कहिए, वहाँ पे उसको यह जो तरल पदार्थ होता है यह फैला कर रखता है। चूँकि यह भी अपना वॉल्यूम घेरता है, तो इसके वॉल्यूम घेरने से, चूँकि यह द्रव है तो यह अपने जैसे ही वो 800 ml या 1 ml का द्रव अगर बच्चे के आसपास रहेगा तो द्रव भी तो अपना जगह लेगा ही लेगा। तो यह द्रव क्या करता है, फैला कर रखता है जहां बच्चा मौजूद होता है। अब फैलने से होता यह है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से उसमें गति करता है, ठीक है। चलिए, यह भ्रूण के चारों ओर एक समान तापमान बनाए रखता है। अब ये जो द्रव होता है यह भ्रूण फीटल के चारों ओर जो है एक समान टेम्परेचर को बनाकर रखता है जिससे बच्चा को दिक्कत न होता है। यह भ्रूण के विकास में सहायक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है यह बच्चे को क्या होता है कि विकास में सहायक होता है। प्रसव के समय भ्रूण के अंगों को एमनियोटिक सैक से चिपकने नहीं देता है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक कैविटी है जहाँ पे यह फ्लूइड मौजूद होता है और बच्चा मौजूद होता है, तो उस सैक से, उस कैविटी से भ्रूण को चिपकने जो है नहीं देता है, चिपकने से बचाता है। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे मौजूद होता है तो वह तरल क्या करता है, नमी देता है, जिससे बच्चा जो है एमनियोटिक सैक यानी एमनियोटिक कैविटी से चिपक नहीं पाता है, ठीक है। चलिए, एमनियोटिक सैक का मतलब है कि जहां बच्चा मौजूद होता है जिस कैविटी में, ठीक है। चलिए, छठा इसका काम होता है इस द्रव का कि इसके द्वारा भ्रूण को जल की आपूर्ति भी होती है। अब ये जो द्रव होता है, इस द्रव के जरिए बच्चे को जल की भी आपूर्ति होती है, मतलब जल भी मिलता है इस एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। प्रसव के समय गर्भाशय की संकुचन में से पड़ने वाले दबाव को अपरा तथा भ्रूण की रक्षा करता है। अब हम लोग जानते हैं कि जब लेबर होता है, जब प्रसव का समय आता है तो यूट्रस पर जो है दबाव पड़ता है। यूट्रस क्या होता है, संकुचन होता है, समझ गए ना। उसमें कंट्रैक्शन होता है, यूट्रस में कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। संकुचन होने से दबाव पड़ता है और दबाव के थ्रू जो है बच्चा क्या होता है, नीचे की तरफ प्रेस होता है बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे में बच्चे पर दबाव ना पड़े, साथ में अपरा पर दबाव ना पड़े, इससे रक्षा कौन करता है, यह जो है द्रव करता है, ठीक है। चूँकि जो भी अगर यूट्रस के कंट्रैक्शन में, संकुचन में दबाव पड़ेगा, वह तरल अपने ऊपर उस दबाव को ले लेता है और बच्चे को दबाव से बचाता है, ठीक है। चलिए, आठवां है गर्भोदक द्रव द्वारा मतलब एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा जनन मार्ग, बर्थ पैसेज को चौड़ा तथा चिकना कर दिया जाता है। अब समझिए, कोई भी चीज़ें हैं बॉडी पर हम तेल लगा लिए तो क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, आसानी से हाथ फिसलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सूखे हुए बॉडी पर मालिश करेंगे तो क्या होगा, उससे घसीटा लग सकता है, ठीक है ना, लाल हो सकता है स्किन और वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। उसी प्रकार से प्रसव के दौरान जो गर्भोदक होता है, जो गर्भोदक द्रव है, वह जनन मार्ग जहाँ से बच्चा निकल सकता है, जन्म दे सकती है माँ बच्चे को, उस जनन मार्ग को क्या करता है, यह द्रव नरम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, चिकना बना देता है और साथ में चौड़ा भी कर देता है, जिससे आसानी से जन्म होने में मदद मिलता है, ठीक है। चलिए, एंड नौमा है गर्भोदक द्रव द्वारा योनि को स्वच्छ करते हुए धो दिया जाता है ताकि शिशु को कोई भी संक्रमण ना हो। अब चूंकि यह एक तरल के रूप में यह द्रव होता है तो जैसे ही झिल्ली फटता है ना, जैसे ही बच्चा झिल्ली के अंदर भी होता है और उस झिल्ली के अंदर द्रव होता है और उस द्रव के अंदर बच्चा भरा होता है, तो जैसे ही झिल्ली फटता है बच्चा का मुँह बाहर निकलता है और द्रव जो है क्या होता है कि उससे निकलने लगता है। अब वह द्रव जो है योनि मार्ग के जरिए पहले द्रव जो है निकलता है, अब वह द्रव पहले आने से वह मार्ग को क्या करता है, चिकना कर देता है, मुलायम कर देता है, जिससे और साथ में योनि को क्या करता है, वह स्वच्छ कर देता है, धो देता है, जिससे बच्चा निकलता है तो वह बच्चा को कोई संक्रमण न होता है, ठीक है। तो इसलिए समझ लीजिए, पहले
जैसे ही बच्चा होने वाला होता है, प्रसव होने वाला होता है, तो जैसे ही बच्चा प्रस्तुति आगे आता है निकलने के लिए, तो सबसे पहले द्रव आता है, द्रव जो है निकलता है, और द्रव जो है निकलता है तो वह मार्ग को साफ करता आता है और संक्रमण से बच्चे को बचाता है। नॉर्मली तौर पे आप लोग अगर गांव में रहते हैं या आपके आसपास अगर भैंस या गाय होगा, ठीक है ना, भैंस या गाय होगी, तो वो कभी अगर प्रसव देती होगी तो आप लोग देखिएगा सेम सिचुएशन होता है। वहाँ भी जो बच्चा निकलता है चाहे भैंस का या गाय का, तो देखते होइएगा कि बहुत सारा द्रव जो है उसके चारों ओर से लगा होता है, ठीक है। और पहले एक द्रव पानी जो है निकल जाता है उसमें से, तो वही पानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो जनन मार्ग को क्या कर देता है, आसान कर देता है बच्चे को निकलने के लिए, बच्चे जनन मार्ग को साफ कर देता है योनि को, ताकि बच्चा निकले तो उसमें कोई गंदगी ना लगा रहे और बच्चे को संक्रमण ना हो, ठीक है। और यह भ्रूण को रक्षा करता है, ठीक है, यह भ्रूण को जल का भी आपूर्ति करता है। तो तमाम ऐसे काम यह तरल के रूप में करता है जो भ्रूण के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यह बातें आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इसका काम भी मैं बता दिया। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिंदगी भर निम्नलिखित का महत्व बताएं। अब एगो जो छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं, एक साल पूछा गया है 5 नंबर में, 4-5 क्वेश्चन दिया था और उसका इंपॉर्टेंस वैल्यू पूछा था, महत्व पूछा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गर्भ अवस्था में खून की जांच, ब्लड टेस्ट इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है, ठीक है। तो मेरे डियर, गर्भावस्था में संक्रमण व अन्य रोगों को पता लगाने के लिए, जैसे एनीमिया, रूबेला, HIV, सिफिलिस, ये सभी रोगों को पता लगाने के लिए, संक्रमण का पता लगाने के लिए जो है प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है गर्भवती महिला का वजन लेना। अब प्रेग्नेंट वोमेन का वजन क्यों लिया जाता है, इसका क्या आखिर महत्व है। तो मेरे डियर, महिला का वजन जांचने से पता चलता है कि गर्भ अवस्था में शरीर का वजन सही श्रेणी में है या नहीं है। चूँकि इस दौरान जो है ज़्यादा वजन का भी जो है महिला शिकार हो जाती है, तो ऐसे में वजन बढ़ने से एक्लेम्सिया के लक्षण हो सकता है। तो गर्भवती महिला का वजन इसीलिए लिया जाता है ताकि जिससे पता चले कि गर्भ के दौरान जो है शरीर का वजन जो होना चाहिए वह है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तीसरा है, चूँकि वजन बढ़ने से बहुत समस्या होता है, तीसरा है रक्तचाप मापना, ब्लड प्रेशर। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लड प्रेशर क्यों मापते हैं, तो उच्च रक्तचाप का पता लगाना ताकि गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार के जटिलता से बचाया जा सके। ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में इसीलिए मापा जाता है, इसका महत्व यही है कि महिला और जो उसके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है वह किसी भी प्रकार के जटिलता से बचाने के लिए ब्लड प्रेशर का जो है माप किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान तो यह प्री एक्लेम्प्सिया के लक्षण होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरों की जांच। पैरों की जांच क्यों किया जाता है, तो शरीर में द्रव की अधिक मात्रा व गर्भाशय पर दबाव से पैरों में सूजन आ जाती है। समय समय पर इसकी जांच जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार के जटिलता से बचा जा सके। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको गोड़ जो है, पैर जो है सूज जाता है, सूजन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि चूँकि शरीर में उसके द्रव की मात्रा अधिक होता है, गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण से नीचे के तरफ दबाव पड़ने से पैरों में सूजन जो है क्या होता है, बन जाता है। इसी कारण से इसे जांच किया जाता है ताकि कोई भी जटिलता होने से बचा जा सके। तो पैरों की जांच, लोअर लिम्ब्स का इसीलिए जांच किया जाता है। एंड लास्ट है, एक चीज़ का महत्व बताना है कि मूत्र का स्वच्छ नमूना प्राप्त करना, यूरिन का, ठीक है ना, क्लीन कैच स्पेसिमेन यूरिन का कैसे प्राप्त करते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं, क्या महत्व है। तो मूत्र मार्ग में UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोटीन, शुगर, बैक्टीरिया आदि की जांच के लिए मूत्र का नमूना प्राप्त किया जाता है। तो मूत्र का स्वच्छ और साफ नमूना इसीलिए प्राप्त किया जाता है ताकि गर्भावस्था के दौरान कोई यूरिनरी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, कोई शुगर वाला पेशेंट तो नहीं है, बैक्टीरिया तो उस मूत्र के अंदर नहीं है। इन सभी को जांच के लिए जो है यूरिन का सैंपल कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब का महत्व आपको एक ईयर पूछा गया था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके भी आने वाला एग्जाम में पूछ ले तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ विदा लेते हैं।